वेलकम दोस्तों। मैं फिर से अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम मनोविज्ञान पढ़ रहे थे और मनोविज्ञान में जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था शिक्षा मनोविज्ञान। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि शिक्षा मनोविज्ञान से एक दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हर साल आते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान से यूपी टेट में इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, पर हर साल वो चेंज होकर आते रहते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जो हम पढ़ रहे थे वो शिक्षा सूत्र पढ़ रहे थे। शिक्षा सूत्र हमने पढ़ लिया था, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, वो शिक्षण सूत्र हमने पढ़ लिया था। शिक्षण सूत्र के बाद जो अगली चीज आती है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण सूत्र के बाद जो अगली चीज हम पढ़ेंगे वो है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण प्रक्रिया कि शिक्षा प्रक्रिया क्या होती है। तो शिक्षा प्रक्रिया के बारे में दो वैज्ञानिकों ने बताया था। पहला थे जॉन एडम। जॉन एडम्स थे। पहला जॉन एडम्स थे। जॉन एडम्स ने बताया कि शिक्षण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण द्विध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया मतलब कि शिक्षण की प्रक्रिया कितने लोगों के बीच चलती है, वो कौन कौन से अहम लोग हैं जिनके बीच ये क्रियात्मक अंतर क्रियात्मक कार्य चलता है जिससे कि शिक्षण कार्य पूरा होता है, वही शिक्षण की प्रक्रिया। तो जॉन एडम्स ने बताया कि शिक्षण जो है शिक्षण द्विध्रुवी प्रक्रिया है, मतलब इसमें दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव कहने का मतलब उन्होंने बताया एक तरफ होता है शिक्षक और दूसरी तरफ होता है कौन? शिक्षार्थी। एक तरफ होता है शिक्षक और दूसरी तरफ कौन होता है? शिक्षार्थी। जॉर्डन एडम्स ने बताया कि शिक्षा दो ध्रुवी प्रक्रिया है जिसमें एक तरफ शिक्षक होता है, दूसरी तरफ शिक्षार्थी होता है, और इन्हीं दोनों के बीच शिक्षण कार्य क्या होता है? संपन्न होता है और पूर्ण होता है। पर इस वैज्ञानिक बाद एक और मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, जिनका नाम था जॉन डीवी। जॉन डीवी। जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। जो जॉन डीवी थे, जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षण त्रिध्रुवी क्या है? प्रक्रिया है। और जब उन्होंने बताया शिक्षण त्रिध्रुवी प्रक्रिया तो ये भी बात हो भाई तीन ध्रुवों में कौन कौन सी चीजें हैं। तो जॉन डीवी ने बताया कि शिक्षण कार्य तीन चीजों के बीच, मतलब तीन लोगों के बीच कोई भी शिक्षण कार्य संपन्न होता है, वो तीन लोग होते हैं। एक होते हैं शिक्षक, दूसरा होते हैं शिक्षार्थी, और तीसरा होते हैं सामाजिक प्रक्रिया। देखिए, जो जॉन डीवी ने बताया, जॉन डीवी ने जब अपनी त्रिध्रुवी प्रक्रिया दिए थे तो उन्होंने बताया एक तरफ होता है शिक्षक, एक तरफ शिक्षार्थी, और एक तरफ क्या होती है? सामाजिक प्रक्रिया। पर बाद में ध्यान दीजिएगा, पर बाद में सामाजिक प्रक्रिया को ब्लूम नाम के वैज्ञानिक ने चेंज करके पाठ्यक्रम लिख दिया। क्या लिख दिया? पाठ्यक्रम। इसलिए जो आप नया वाला पढ़े होंगे बीएड या बीटीसी में जॉन डीवी की शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया, तो उसमें लिखा होगा शिक्षक, शिक्षार्थी, और यहाँ पे क्या लिखा होगा? पाठ्यक्रम। क्योंकि जॉन डीवी ने यहाँ सामाजिक प्रक्रिया दिया था, पर जो ब्लूम थे वैज्ञानिक, ब्लूम वैज्ञानिक ने सामाजिक प्रक्रिया को चेंज करके क्या लिख दिया? क्या बताया कि वहां पे क्या रहेगा? पाठ्यक्रम रहेगा। जैसे पूछा जाता है, मतलब इतने डीप क्वेश्चन नहीं जाते हैं, यदि आप सुपर टेट वगैरह में जब जाएंगे तब यहाँ पे क्वेश्चन पहुंचता है कि जॉन डीवी ने जिसे सामाजिक प्रक्रिया कहा उसे ब्लूम ने क्या कहा? तो उसे ब्लूम ने क्या कहा? पाठ्यक्रम। या जॉन डीवी की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में सामाजिक प्रक्रिया को पाठ्यक्रम किसने कहा? तो सामाजिक प्रक्रिया को पाठ्यक्रम किसने कहा? ब्लूम ने कहा। इसलिए जो नया वाला आप पढ़ते हो वहां रहता है शिक्षक, शिक्षार्थी, और क्या रहता है? पाठ्यक्रम। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि शिक्षण की जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया उसमें शिक्षक, शिक्षार्थी, सामाजिक प्रक्रिया था जो जॉन डीवी ने दिया था, पर बाद में ब्लूम ने सामाजिक प्रक्रिया को बदल के उसके जगह क्या लगा दिया? पाठ्यक्रम लगा दिया। इसलिए आप जो नया वाला पढ़ते हो वहां रहता है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। और जॉन एडम्स ने शिक्षक की दो ध्रुवी प्रक्रिया दिया था कि इसमें दो ध्रुव होते हैं।
किसी भी शिक्षण कार्य में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं। अब वो 2 ध्रुव होते हैं, एक शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला आते हैं, तो ये थी शिक्षण की प्रक्रिया। शिक्षण की प्रक्रिया के बाद आपसे पूछा जाता है शिक्षण के चर। तो देखिएगा, शिक्षण के चर, और साथ में आपसे एक चीज पूछा जाता है शिक्षण के चरण। चर और चरण दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। चरण मतलब होता है लेवल, स्तर, किस किस स्तर से होकर गुजरता है, और चर मतलब होता है कि कौन कौन से वेरिएबल हैं जो कि यूज किए जाते हैं शिक्षण कार्य को पूरा करने के लिए। तो देखिए, एक होता है शिक्षण के चर और दूसरा होता है चरण, और इसको देने वाले जो वैज्ञानिक है वो है बीओ स्मिथ। बीओ स्मिथ ने शिक्षण के चरण भी दिया था, बीओ स्मिथ ने शिक्षण के चर भी दिए थे। तो देखिए, शिक्षण के चर और चरण दोनों किसने दिया? बीओ स्मिथ ने दिया है, पहली बात। और दूसरी चीज, बीओ स्मिथ ने बताया कि शिक्षण के 3 चर होते हैं। कितने चर होते हैं? 3। एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी, और एक होता है पाठ्यक्रम। उन्होंने कहा कि एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी, एक पाठ्यक्रम। मतलब पूरे शिक्षण कार्य में 3 ही चीज तो होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। जो शिक्षण की प्रक्रिया भी थी उसमें भी 3 ही चीज थे, जो जॉन डीवी की थी शिक्षा प्रक्रिया। तो शिक्षण के चर मतलब वेरिएबल, वो कौन सी चीजें हैं जिसके बिना कोई शिक्षण कार्य पूरा नहीं होगा? वो ये 3 चीजें जिसके बिना शिक्षण कार्य पूरा नहीं होगा। ये शिक्षण के क्या है? चर है, वेरिएबल है, जो इन्हीं तीनों के बीच कोई भी शिक्षण कार्य होता है। तो उन्होंने कहा जो शिक्षक है, शिक्षक होता है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर। शिक्षार्थी जो होता है वो होता है आश्रित चर। शिक्षार्थी को उन्होंने बोला ये होता है आश्रित चर। अब पाठ्यक्रम होता है मध्यस्थ चर। अब पाठ्यक्रम को उन्होंने क्या नाम दिया? मध्यस्थ चर। आश्रित चर, और इसको उन्होंने क्या बोला? मध्यस्थ चर। उन्होंने कहा शिक्षक पूरी तरह स्वतंत्र होता है, वह अपने अनुरूप लेके चलता है, इसलिए शिक्षक को बोले स्वतंत्र चर। विद्यार्थी शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है, मतलब शिक्षक जिस दिशा में उसकी दशा मोड़ना चाहेगा उधर मुड़ जाएगा विद्यार्थी, इसलिए उन्होंने बोला कि विद्यार्थी कैसा चर होता है? विद्यार्थी होता है आश्रित चर, क्योंकि वो शिक्षक के ऊपर आश्रित होता है। और शिक्षक, विद्यार्थी, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच एक और चर आता है जिसके बिना शिक्षण कार्य पूरा नहीं होता। कौन होता है? पाठ्यक्रम। और चूंकि पाठ्यक्रम शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच आता है, इसलिए बोला गया इसको क्या? मध्यस्थ चर। और शिक्षक और स्वतंत्र चर के साथ साथ बीओ स्मिथ ने इसे बोला था कार्यवाहक चर। शिक्षक को ही बीओ स्मिथ ने कार्यवाहक चर भी कहा था, क्योंकि उनका कहना था कि शिक्षक क्या होता है? कार्य का वाहक होता, मतलब किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। कि जैसे बच्चों को सुविधा प्रदान करना, वातावरण, एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिसमें बच्चे स्वयं स्वतंत्र रूप से अपने ज्ञान का निर्माण कर सकें, इसलिए उन्होंने शिक्षक को क्या बोला था? कार्यवाहक चर। तो इसको याद रखिएगा, शिक्षक को स्वतंत्र चर के साथ साथ बीओ स्मिथ ने शिक्षक को कार्यवाहक चर भी कहा है। विद्यार्थी को आश्रित चर कहा है और पाठ्यक्रम को मध्यस्थ चर। इस तरीके से बीओ स्मिथ ने शिक्षक के कितने चर बताए हैं? 3 चर बताए हैं। अब अगला आते हैं शिक्षण के चरण। चरण भी उन्होंने कितने बताए हैं? 3। शिक्षण के चरण का मतलब होता है जो शिक्षण की प्रक्रिया किस किस लेवल से होकर गुजरती है। जैसे जब आप पढ़ाने जाएंगे, पहला दिन आप पढ़ाने गए, आप क्लास के अंदर आए, एंटर किए, क्लास के अंदर आते ही आप बच्चों को जैसे ही पढ़ाने शुरू करेंगे तो एक आप पहले अनुमान लगाते हैं कि बच्चों के अंदर, जैसे गणित पढ़ाने आए
तो गणित पढ़ाने आते एक बार आप अनुमान लगाते हैं कि बच्चों को गणित पे क्या चीजें आती हैं, क्या नहीं आती हैं, या अभी इनको जोड़ घटाना आ रहा है कि नहीं, मतलब बच्चों का लेवल कहाँ है मैथ में। यदि कमजोर बालक है तो उसका लेवल कितना है, बटा का जोड़ घटाना आ रहा है कि नहीं, हासिल वाला जोड़ आ रहा है कि नहीं। पहले आप उसके आवश्यकताओं के बारे में पता करते हैं कि उसके अंदर किन चीजों की कमी है और उन्हें किन चीजों की आवश्यकता है। इसके बारे में आप पहला चरण यही होता है कि आप बच्चों की कमियों और उसके आवश्यकताओं के बारे में पता करते हैं। तो बच्चों की कमी और आवश्यकता के बारे में पता करना ही कहलाता है क्या, निदान। पढ़े होंगे निदानात्मक शिक्षण, वही निदान करना मतलब डायग्नोसिस करना कि आप उसके कमियों और आवश्यकताओं के बारे में पता करते हैं। जब कमी और आवश्यकता के बारे में पता हो जाएगा कि नहीं इन इन बच्चों में इन चीजों की कमी है, तो अगला स्टेप होता है कि आप उन कमियों उन आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, उन कमियों को दूर करने का कार्य करते हैं। मतलब अगली स्टेप होती है उपचार। इसी को बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण, उपचार। और जैसे ही बच्चों के हमने आवश्यकताएं पूरी की, कमियां पूरी की, उनको जिस तरीके से अलग अलग शिक्षण विधि उदाहरण देकर पढ़ाना था पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद लास्ट में हम फिर से चेक करते हैं और पता करते हैं कि हमने जो पढ़ाया उससे बच्चों के ऊपर कोई फर्क पड़ा या नहीं, मतलब उससे उनकी कमियां दूर हुई कि नहीं हुई, यदि हुई तो किस हद तक दूर हुई, और नहीं हुई तो उसके होने की वजह क्या है, उसको और किस तरीके से दूर किया जा सकता है। उसी स्टेप को बोलते हैं मूल्यांकन। उसी स्टेप को क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। तो शिक्षण के चरण होते हैं निदान, उपचार और मूल्यांकन। समझिए जैसे कि आप क्लासरूम में आते हैं यदि ऑफलाइन में पढ़ने के लिए, जैसे ऑफलाइन जो बच्चे आते हैं बड़े सृजनशील हैं, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, तो पहला स्टेप वही होता है कि यदि कोई टॉपिक शुरू होता है पहले ये पता कर लेना कि उनका पूर्व ज्ञान उस चीज से कितना रिलेट कर रहा है, उनकी स्थिति क्या है उसमें। जब हम उनकी स्थिति, कमियों और आवश्यकताओं, मतलब जिन चीजों में हम उनकी कमी और क्या पता करते हैं, आवश्यकता, वो होते हैं उनका क्या करना, निदान करना। बच्चों की कमियों और आवश्यकताओं के बारे में पता करना होता है निदान करना। और सबसे पहला काम एक शिक्षक को यही करना ही चाहिए। जब आपको उसकी कमी और आवश्यकता पता चलेगी तो उन कमी और आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, कमियों को दूर करेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, मतलब उसका क्या करते हैं, उपचार। और मूल्यांकन में होता है कि जब हम उनको पढ़ा दिए, लिखा दिए, जैसे बच्चे आए, अधिगम टॉपिक चला तो अधिगम पहले मैंने पूछा अधिगम कहते किस, अपने भाषा में बताइए, या कोई टॉपिक चलता है तो जनरली यदि क्लास में मैं हूँ, यदि ऑफलाइन क्लास है, मान लीजिए यहाँ तो ऑनलाइन है, तो ऑफलाइन में जनरली मैं 5 मिनट तो बस ले लेता हूँ पूछते हुए कि अधिगम शुरू हुआ तो अधिगम कहते किसे हैं, अपनी भाषा में बताओ किसे कहते हैं। तो सभी के अपने अपने आते हैं, तो उससे समझ में आ जाता है कि नहीं पूर्व ज्ञान इनका जुड़ा हुआ है, इनको इसी चीज से जोड़ के पढ़ाना है। तो पहले उनकी आवश्यकताओं को पता करना निदान होता है। जब पता चल जाता है कि इनकी आवश्यकताएं ये है, ये इस चीज को इस तरीके समझ पाएंगे, तो उनको वो सारे शिक्षण के कार्य दिए जाते हैं, जैसे उनको अधिगम पढ़ाना, अधिगम के सिद्धांत पढ़ाना, महत्व पढ़ाना, विशेषता पढ़ाना। तो वो कौन सा होता है, उपचार करना, मतलब उनको हर एक चीज बताई जाती है। और जब मैंने टोटल अधिगम पढ़ा दिया, तो सारा अधिगम पढ़ाने के बाद मैं जब क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, अधिगम का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया है, ऐसा थ्योरी किसने दिया है, आरएस थ्योरी किसने दिया है, पावलोव का कुत्ता कौन था, चिंपैंजी का क्या नाम था, सुल्तान था। तो वो आपका क्या किया जाता है, मूल्यांकन। और मूल्यांकन इसलिए नहीं किया जाता कि बच्चे को कितना आता है, बच्चा पढ़ने में तेज है या कमजोर है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसमें तो उतना नहीं, लेकिन यदि सीटेट का पैटर्न होता है तो हम मूल्यांकन बहुत डीप आपको समझना होता है। मूल्यांकन इसलिए नहीं करते हैं कि बच्चा पढ़ने में कितना तेज है या कितना कमजोर, उसे कितना आता है, इसलिए नहीं करते। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि एक शिक्षक ने बच्चे को कितना बेहतर पढ़ाया है। यदि बच्चे को नहीं आता मतलब शिक्षक ने बेहतर नहीं पढ़ाया। जैसे कल के डेट में यदि मैं अधिगम का क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों से और वो अधिगम के क्वेश्चन में पूरी तरह कंफ्यूज है, तो इसका सीधी बात है कि मैंने उन्हें सही तरीके से नहीं पढ़ाया है। और यदि वो अधिगम के क्वेश्चन पकड़ ले रहे हैं, लगा ले रहे हैं, तो मतलब मैंने उन्हें सही तरीके से पढ़ाया है। तो यही चीज होता है मूल्यांकन में। तो मूल्यांकन में हम ये पता करते हैं कि जो हमें कमी और उनके को दूर करना था, आवश्यकताओं की पूर्ति करनी थी, उन्हें कितनी अच्छी तरीके से पूरा किया गया है, इस चीज की जांच की जाती है। वो कौन सा होता है, मूल्यांकन करना। निदान मतलब डायग्नोसिस, ऐसे समझिए। एक और उदाहरण आपको यदि मैं बताना चाहूं तो, जैसे आप बीमार होते हैं
तो बीमार होते ही क्या होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोलता है ना जाओ पहले ब्लड चेक करवा के आओ, डेंगू टाइफाइड मलेरिया जाओ चेक करवाओ। तो आप जाते हैं जहां पर ब्लड चेक करवाने, वहां लिखा होता है डायग्नोसिस सेंटर। क्या लिखा होता है? डायग्नोसिस सेंटर। उसी डायग्नोसिस शब्द का मतलब होता है निदान। वो कौन सा सेंटर होता है? निदान सेंटर होता है, जहां आप ब्लड चेक करवाते हैं, रिपोर्ट आती है टाइफाइड नहीं है, मलेरिया नहीं, डेंगू है, इसको साथ में चिकनगुनिया भी है, तो प्लेटलेट्स इसके डाउन हो रहे हैं। लेकिन डायग्नोसिस सेंटर में दवा नहीं मिलता, डायग्नोसिस सेंटर में रिपोर्ट मिलेगा, वो बताएगा आपके अंदर क्या क्या कमी है, किन चीजों की आवश्यकता है, इस बालक को हुआ क्या है, प्लेटलेट्स कम है कि ज्यादा है, क्या है, वो सारे रिपोर्ट मिलते हैं। उस रिपोर्ट को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में, जहां डॉक्टर बैठता है। डायग्नोसिस सेंटर से रिपोर्ट लेंगे, भागे भागे जाएंगे कहाँ? हॉस्पिटल में। और जब हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहां आपको डॉक्टर क्या देता है? उपचार, कि भाई आपका प्लेटलेट्स कम है, पपीता उपीता खाइए, बकरी का दूध पिया करिए, डेंगू के लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे, ये दवा खाइए, और ये दवा खाइएगा, और 15 दिन बाद आके वापस हमको दिखा दीजिएगा। तो 15 दिन बाद क्यों बुलाता है? 15 दिन बाद इसलिए बुलाता है ताकि उसने दो दवा, जो डाइट उसने बताए हैं जिस चीज को फॉलो करने के लिए, उससे आप ठीक हुए कि नहीं, वो 15 दिन बाद आपका मूल्यांकन करता है कि जो मैंने दवा दी थी उस दवा का असर हुआ कि नहीं। उसी तरह जब बच्चा पढ़ने आता है तो पहले निदान, उनकी आवश्यकताओं को पता कीजिए, उपचार, फिर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कीजिए, और पूर्ति करने के बाद मूल्यांकन कीजिए कि जो आवश्यकता की पूर्ति करनी थी वो किस हद तक पूरी की गई है, और नहीं हुई है तो उसे कैसे पूरी किया जाए। और ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, मतलब बस इसको एज ए टॉपिक मत लीजिए आप, क्योंकि कल के डेट में आप एक शिक्षक बनने वाले हैं, और शिक्षक नहीं तो मतलब बनेंगे तो है ही, पर ये अलग बात है कि हर कोई नहीं बनता। पर समझने वाली बात है कि आप शिक्षक हर वो व्यक्ति है, आपका छोटा भाई है, छोटे बहन है, आप हर किसी को, गांव मोहल्ले पास पड़ोस में बच्चे होते हैं, हर कोई पढ़ता है, और हर किसी को आप सलाह देते हैं कि देखो इसको ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। तो उस सलाह के लिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको एक अच्छे टीचर के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इन चीजों को सिर्फ एज ए टॉपिक मत पढ़िए, ये समझिए कि एक एक स्टेप है, इसके मतलब क्या है, इसके मायने बहुत गहरे हैं। तो ये क्या हो गया? शिक्षण के चरण, और दोनों को देने वाले कौन थे? बीओ स्मिथ। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आते हैं, शिक्षण की अवस्थाएं। शिक्षण की अवस्थाएं, शिक्षण की अवस्थाएं जिन्होंने दिया, बहुत बार आपको अधिगम मैंने पढ़ाया, वहां इसी टॉलमेन आए, याद करिए, चिन्ह अधिगम का जो सिद्धांत है या संकेत अधिगम का सिद्धांत, इसी टॉलमेन को, वहां भी मैंने बताया था कि इन्होंने शिक्षण की अवस्थाएं दी हुई थी। तो शिक्षण की अवस्थाएं किसने दिया है? इसी टॉलमेन ने। इसी टॉलमेन ने क्या दिया है? शिक्षण की अवस्थाएं। तो शिक्षण की उन्होंने 3 अवस्था बताई थी। पहला होता है पूर्व शिक्षण अवस्था। पहला होता है पूर्व शिक्षण अवस्था, अर्थात शिक्षण मतलब पढ़ाई लिखाई, पूर्व मतलब पहले, पढ़ाई लिखाई से पहले की अवस्था। मतलब कि उदाहरण स्वरूप लूं तो जैसे बच्चे का स्कूल में एडमिशन होता है ना, एडमिशन होकर जब पहला दिन आप पढ़ने जाते हैं, तो उस एडमिशन से पहले की अवस्था, वो कौन सी अवस्था कहलाती है? पूर्व शिक्षण की अवस्था। दूसरा आता अंत क्रियात्मक अवस्था। मतलब अब बच्चे का एडमिशन हो गया, अब उसकी पढ़ाई लिखाई क्या हो गई? शुरू हो गई। वो अवस्था कहलाती है अंत क्रियात्मक अवस्था। मतलब पूरी जो 1 साल की पढ़ाई होती है, 1 साल का सेशन होता है, उसे बोला जाता है अंत क्रियात्मक अवस्था। अब 1 साल की जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, 1 साल की पढ़ाई जब पूरी हो जाएगी, तो पूरी होने के बाद की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं उत्तर शिक्षण अवस्था, या इसी को बोलते हैं उत्तर अंत क्रियात्मक अवस्था। तो समझिएगा, पूर्व शिक्षण की अवस्था वो होती है, मतलब शिक्षण के पहले की अवस्था, शिक्षण के पहले की अवस्था।
कौन सी अवस्था? शिक्षण के पहले की अवस्था, पूर्व शिक्षण की अवस्था। मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरे आप कोचिंग क्लास में आए पढ़ने के लिए, तो मेरे क्लास में पढ़ने की आपके पहले की क्या अवस्था थी? जैसे आप अधिगम आए पढ़ने के लिए, मेरे यहाँ अधिगम पढ़ने से पहले जो आपकी अवस्था थी वो कहलाती है पूर्व शिक्षण की अवस्था। अंतःक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? चाहे आप 1 साल मेरे यहाँ पढ़े हो, चाहे 1 दिन पढ़े हो, तो जो 1 साल या 1 दिन आपने पढ़ा, वो पूरी 1 साल की पढ़ाई क्या होती है? अंतःक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। मतलब कि बच्चे के एडमिशन से पहले की अवस्था कहलाती है पूर्व शिक्षण की अवस्था। और जैसे ही बच्चे का एडमिशन हुआ स्कूल के अंदर, और जो पूरा 1 साल का सेशन उसने पढ़ा, 1 साल का सेशन कहलाता है अंतःक्रियात्मक अवस्था। और जब 1 साल का सेशन पूरा हो जाएगा, वार्षिक परीक्षा सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद की अवस्था कहलाती है उत्तर शिक्षण की अवस्था। उत्तर मतलब बाद। तो समझ गए होंगे कि शिक्षण की अवस्था मतलब जो शिक्षण होती है 3 अवस्थाओं से गुजर जाती है। एक एडमिशन से पहले की, जिसे बोलते हैं शिक्षण के पूर्व की अवस्था। दूसरी होती है एडमिशन होने के बाद जो 1 साल की पढ़ाई होती है पूरी, उसे बोलते हैं अंतःक्रियात्मक अवस्था, जिसमें पूरी पढ़ाई लिखाई चलेगी, शिक्षक शिक्षार्थी पाठ्यक्रम के बीच अंतःक्रिया चलता रहेगा। और जब उसे बोलते हैं अंतःक्रियात्मक अवस्था। और जब पूरे 1 साल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, तो 1 साल की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद की जो अवस्था होती है, उसी बाद 1 साल की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद की अवस्था को बोलते हैं उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था या उत्तर शिक्षण की अवस्था। और इसे देने वाले कौन है? इसी टॉलमैन। तो लिख लीजिएगा शिक्षण की अवस्थाएं। अगला आते हैं। ये सब वो टॉपिक जो बहुत ही छोटे छोटे, पर इनका देखा जाए तो यदि महत्व देखा जाए तो बहुत ही अधिक रोल अदा करते हैं। मतलब यदि आप एज ए सिर्फ मतलब कि पास होने के लिए पढ़ रहे हैं तो मतलब ठीक है कि आप टॉपिक हैं छोटे, याद हो गए झट से आप पास हो गए। पर हमेशा बोला हूं, पास होने के बारे में तब सोचिएगा, अभी पढ़िए इसलिए ताकि इसको जीवन में उतारने के लिए। साइकोलॉजी की एक एक कड़ी को समझिए, क्योंकि बस आप इतना जान जाइए कि कल आप शिक्षक बनेंगे और कल आपके हाथ में एक बच्चे का भविष्य होगा। क्योंकि कक्षा 1 से 5 और जो 1 से 5 या 8 का जो सेशन होता है उसे बुनियादी शिक्षा बोली जाती है। बुनियादी मतलब वही वो टाइम पीरियड होता है जहां आप उसको उसके शिक्षा की नींव रख देंगे। और 1 से 5 में आपने जैसा उसका फाउंडेशन बनाया, नींव बनाया, वही नींव का इफेक्ट आपको ग्रेजुएशन समय तक देखने को मिलेगा। मतलब 1 से 5 में आपने उन्हें जैसी शिक्षा दी, जैसा उनका चरित्र ढाला, जिस तरीके से उनके नींव को रखा, वही प्रभाव उनका ग्रेजुएशन तक आगे तक देखने को मिलता है। इससे बोला जाता है ये एक बुनियादी शिक्षा होती है। इससे जब भी साइकोलॉजी में पढ़िए किसी भी चीज को, शिक्षण वगैरह, तो उसको इस तरीके से पढ़िए कि समझिए कि नहीं इसका यूज कहाँ कर सकते हैं। कल के डेट में एक बच्चा होगा, बच्चे को बताते हैं, 4 बार बताएं, 5 बार बताएं, नहीं समझ में आया, चिड़चिड़ापन हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है, मन करता मार 4 थोपी होठ ठिकाने आ जाए। मतलब ये चीजें आती है दिमाग में। पर एक शिक्षक के अंदर यही गुण होता है, तो वो कभी भी चिड़चिड़ेपन में नहीं आता, वो कभी भी उसको गुस्सा नहीं आता। वो पता करता है कि आखिर इस विद्यार्थी के अंदर ऐसी क्या अलग बात है, ऐसी क्या विशेषता है जिसकी वजह से इसके सीखने के तरीका सबसे अलग है। हो सकता है उसके सीखने का तरीका सबसे बिल्कुल अलग है, अद्वितीय हो, सृजनशील टाइप का हो। तो बस आपको वही तो समझना होता है। इससे जब भी पढ़िए साइकोलॉजी, मेरी रिक्वेस्ट यही रहती है आप सभी से कि चीजों को पढ़िए ताकि आप उसका यूज कर सकें। आराम से पढ़िए, यूज करने के लिए पढ़िए। जिस दिन पेपर होगा ना, उस दिन पास होने के बारे में सोचिएगा, विश्वास मानिए बहुत अच्छा जाएगा पेपर। जिस दिन पेपर होगा उस दिन पास होने के बारे में सोचिएगा कि आज पास होने के लिए पढ़ना है। लेकिन उससे पहले अभी तक उसको जीवन में उतारने के लिए, उनके हर एक लाइन का महत्व समझने के लिए, उसका क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर, हर एक चीज का आप मतलब समझिए बस। तो ठीक है, इसी कड़ी मेरी आगे चले। एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने शिक्षण के तत्व दिए थे, शिक्षण के तत्व, और इनका नाम था वास फोर्ड। वासफोर्ड ने क्या दिए थे? शिक्षण के तत्व दिए थे। और इन्होंने शिक्षण के कुल 4 तत्व बताए थे। इन्होंने शिक्षण के कुल कितने तत्व बताए थे? 4 तत्व बताए थे। तो देखिए, इन्होंने शिक्षण के जो 4 तत्व बताए थे,
असल में तत्व का मतलब होता है हर वो छोटे छोटे एलिमेंट जो एक शिक्षण कार्य में चलते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एक शिक्षक होगा पढ़ाने वाला, जो सॉरी, मतलब एक जो शिक्षक होता है, शिक्षक शिक्षण का कार्य करता है, बच्चे अधिगम करते हैं। अधिगम मतलब सीखना, शिक्षण मतलब सिखाना। तो एक तत्व होता है शिक्षण का। क्या तत्व होता है? शिक्षण। शिक्षण मतलब सिखाना, मतलब ये काम टीचर करेगा। दूसरा तत्व होता है अधिगम का। अधिगम मतलब सीखना, मतलब बच्चे किसका कार्य करते हैं? सीखने का कार्य करते हैं। और तीसरा जो तत्व होता है वो होता है शैक्षिक वातावरण। मतलब आसपास के बिल्कुल परिवेश कैसा है। और चौथा तत्व जो होता है वो होता है शैक्षिक आयोजन। शैक्षिक आयोजन में जैसे नहीं होता कि रंगोली बनाना हो गया, खेल कूद हो गया, आपका जैसे गृह विज्ञान होता है, पाक कला वगैरह। तो देखिए, वास्फोर्ड ने शिक्षण के जब तत्व बताए तो उन्होंने कहा शिक्षण के तत्व मतलब ये तीन चार तत्व है जिसको मिला देंगे तो एक शिक्षण कार्य को पूरा किया जाता है। पहला जो होता है वो शिक्षण होता है। शिक्षण मतलब एक व्यक्ति होना चाहिए जो सिखाने का कार्य करे। जैसे कल के डेट में आप शिक्षक बनेंगे तो आप शिक्षण कार्य करेंगे, आपके अंदर सारे शिक्षण कौशल आप सीखते हैं। तो आप क्या कार्य करते हैं? शिक्षण का, ताकि आप सिखाने का कार्य करते हैं, मतलब शिक्षण का। बच्चा कौन सा कार्य करेगा? अधिगम का। बच्चा सीखने का कार्य करेगा। तीसरा होता है शैक्षिक वातावरण, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। शैक्षिक वातावरण का मतलब उन्होंने कहा कि सिर्फ एक टीचर एक विद्यार्थी, मतलब शिक्षण और अधिगम के अलावा आसपास का वातावरण भी बहुत प्रभाव डालता है। जैसे आप जब स्कूल में पढ़ रहे होंगे तो मैक्सिमम बच्चों के साथ ये हुआ होगा कि जब वो 6 7 8 या 9 में पढ़ते रहे होंगे तो बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा कि यदि उन्हें कुछ पूछना भी रहता था टीचर से तो नहीं पूछते थे, डर की वजह से, क्लास के सभी बच्चे हंसेंगे इसकी वजह से, शर्मिंदगी की वजह से, या फिर यह लगता रहा टीचर बहुत ज्यादा डांट देगा, बिगाड़ देंगे। तो इन सभी कारणों से आप कभी भी क्वेश्चन को नहीं पूछते थे। मतलब आप वहां फ्री महसूस ही नहीं करते थे। कुछ ना कुछ चीजें थी जो आपको दबा देती थी, आप अपने डाउट को नहीं पूछ पाते थे और बाद में जाकर वही डाउट आपके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि ऐसे समझिएगा कि जब एक बच्चा आपसे डाउट को नहीं पूछ पाता है तो उसके दिमाग में उस सब्जेक्ट के प्रति ढेर सारे डाउट भरने शुरू हो जाते हैं। और जब ढेर सारे डाउट होते हैं तो उससे कंफ्यूजन होता है। और जब कंफ्यूजन होता है तो उस चीज से, उस सब्जेक्ट से उसकी रुचि, उसका जो जिज्ञासा है, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि जो डाउट हो डाउट भरते चले गए। जैसे मैथ विषय होता है तो मैथ के प्रति बहुत ढेर सारे डाउट होते हैं, बच्चे नहीं पूछ पाते कि बहुत छोटा सा डाउट है, पूछेंगे तो बेइज्जती होगी, ये होगी, शर्मिंदगी होगी, डर लगता है। तो उसके वजह से क्या होता है, जब ढेर सारे डाउट भरने शुरू होते हैं तो वो सब्जेक्ट आपको रुचिकर लगेगा नहीं, क्योंकि कुछ भी पढ़ेंगे डाउट आएगा। तो बच्चे को उसमें से इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, उस चीज से जिज्ञासा खत्म हो जाती है, फिर वो सब्जेक्ट पूरी तरह छोड़ देते हो पढ़ना। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि शैक्षिक वातावरण भी बहुत जरूरी है। मतलब आप अपने क्लास का कल के डेट में जब भी जाइएगा तो वातावरण इतना हंसमुख बनाइएगा कि जिस बच्चे का जब मन करे तुरंत पूछे। वो ये ना बोले कि सर एक चीज पूछना है, वो सीधे खड़ा हो और तुरंत आपसे पूछे कि सर ये कैसे होगा, परमिशन तक ना मांगे। तो समझिएगा कि आपका शैक्षिक वातावरण अच्छा बना है। क्योंकि जिस कक्षा के अंदर यदि बच्चे सवाल नहीं कर रहे हैं, सबसे खराब कक्षा वही होती है। सबसे बुरी कक्षा, सबसे खराब कक्षा वही कक्षा होती है जहां बच्चे बैठे हुए और एक भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं। और सबसे सक्रिय और सबसे अच्छी कक्षा उसे मानी जाती है जहां आपने एक अक्षर पढ़ाए और बच्चे उस पर 10 सवाल पूछे। वो कौन सी कक्षा कहलाती है? सबसे अच्छी। तो इसीलिए उन्होंने सबसे बात किसको रखा? शैक्षिक वातावरण को। अगला उन्होंने बोला शैक्षिक आयोजन। शैक्षिक आयोजन में सारी वो पाठ सहगामी क्रियाएं आती हैं। शैक्षिक आयोजन में क्या आ जाती है? जिनको आप बोलते हैं ना पाठ सहगामी क्रियाएं। पाठ सहगामी क्रियाएं। पाठ मतलब पढ़ाई लिखाई, सह मतलब साथ, गामी क्रियाएं मतलब पढ़ाई लिखाई के साथ साथ और जो क्रियाएं की जाती है, जैसे खेल कूद हो जाता है, रंगोली बनाना हो जाता है, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान, बहुत सारी चीज। तो इन सभी चीजों का भी शैक्षिक आयोजन को उन्होंने तत्व में भी जोड़ा कि ये भी एक विद्यालय के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो वास्फोर्ड ने शिक्षण के तत्व बताए थे जो कि इतने प्रकार के होते हैं।
एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़े, आगे एक और टॉपिक आता है आपका शिक्षण के प्रकार। ये सभी चीजें तो ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये आप जरूर पढ़े होंगे। शिक्षण के प्रकार भी 3 प्रकार से बांटे जाते हैं। एक होता है बाल केंद्रित, एक होता है शिक्षण केंद्रित, और एक होता है अहस्तक्षेपी। अहस्तक्षेपी, बाल केंद्रित, शिक्षण केंद्रित, और एक होता है अहस्तक्षेपी। बाल केंद्रित शिक्षण जो होता है, इसी का आप कई नाम से जानते हो, जैसे कहीं लिखा रहता है प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक, इसी को नाम होता है लोकतांत्रिक, मतलब जहां बच्चों की बात सुनी जाती है, क्योंकि बच्चा एक प्रजा के समान होता है, टीचर राजा के समान। तो जहां प्रजा की बात चलती है, अर्थात उससे सेंस लिया गया कि मतलब बच्चों की बात चलती है, उसी को बाल केंद्रित, कोई प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक शिक्षण कहते हैं। और जो शिक्षण केंद्रित होता है, शिक्षण केंद्रित को ही बोलते हैं तानाशाही, तानाशाही शिक्षण। जो शिक्षण केंद्रित होता है, शिक्षण केंद्रित को बोला जाता है तानाशाही शिक्षण। शिक्षण केंद्रित को क्या बोलते हैं? तानाशाही शिक्षण। तो देखिएगा, बाल केंद्रित शिक्षण में आपको पता, बहुत बार आपने इन चीजों को पढ़ा होगा, केंद्र में कौन होते हैं? बच्चे। तो शिक्षक क्या होता है? सुविधा प्रदाता, सुविधा प्रदाता। मतलब बाल केंद्रित शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें केंद्र में बच्चे को रखा जाता है। केंद्र में बच्चे को रखने का अर्थ ये है कि वहां के सिलेबस, पढ़ाने का तरीका, कौन सा चैप्टर कितने दिन में खत्म होना, मतलब हर एक चीज बच्चे के अनुसार से डिजाइन किया जाएगा। मतलब क्या सिलेबस में होना चाहिए, उस चीज को पढ़ाने का कौन सा तरीका यूज करना है, मूल्यांकन की कौन सी विधि होनी चाहिए, आकलन की कौन सी विधि होनी चाहिए, एग्जाम का प्रारूप क्या होना चाहिए, हर एक चीज बच्चे को ध्यान में रखते हुए जब डिजाइन किया जाता है तो वो कहलाता है बाल केंद्रित शिक्षा। जिसमें बोला जाता है केंद्र में बच्चा होता है, शिक्षक का काम होता है एक सुविधा प्रदाता के रूप में सिर्फ बच्चों को क्या देना? सुविधाएं देना। इससे शिक्षक क्या होता है? एक सुविधा प्रदाता होता है। लेकिन जो शिक्षण केंद्रित होता है, यह भी आपको अच्छे से पता होगा, जो शिक्षण केंद्रित होता है, शिक्षण केंद्रित में शिक्षक क्या होता है? सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा होता है। और जो बालक होता है वो शून्य होता है। मतलब शिक्षण केंद्रित या तानाशाही शिक्षण वो होता है जिसमें शिक्षक सर्वे सर्वा होता है, मतलब कि वो पूरे क्लास को अपने अकॉर्डिंग चलाता है, अपने अनुसार अनुशासन लगाता है, जो चैप्टर मन करेगा वो पढ़ाएगा, यदि मन क्या आपको डाउट बताएगा तो नहीं बताएगा, आप पूछे तो 2 थप्पड़ मार भी सकता है। मतलब पूरी तरह से तानाशाही होती है एक शिक्षक की। तो वो कौन से होती है? शिक्षण केंद्रित, जिसमें बच्चा को क्या एकदम शून्य या नगण्य माना जाता है, किसी भी हिसाब से नहीं। वो सारा क्लास किसके हिसाब से चलता है? शिक्षक के हिसाब से चलता है, तो उसे बोलते हैं शिक्षण केंद्रित या तानाशाही। अहस्तक्षेपी शिक्षण उसे कहते हैं जो ऑनलाइन शिक्षा आ गई है, जो ऑनलाइन शिक्षा आ गई है, या जिसे आप बोलते हैं दूरस्थ, दूरस्थ शिक्षा को कौन सा बोलते हैं? अहस्तक्षेपी शिक्षा। जिसमें कि बच्चों की चीजों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते आप, ऑनलाइन शिक्षा है, आप पूरी तरह बच्चे फ्री होते हैं, तो वो कौन सी कहलाती है? अहस्तक्षेपी। तो सबसे अच्छी जो शिक्षण की विधि है, सबसे अच्छी जो शिक्षण की विधि वो कौन सी है? बाल केंद्रित। और शिक्षण केंद्रित शिक्षण विधि अच्छी नहीं है, तानाशाही थोड़ी दिखानी है, बच्चों के हिसाब से चलना है। इसलिए हमेशा आप पढ़ोगे बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण, बाल केंद्रित शिक्षण। ये क्या है? शिक्षण के प्रकार। बस इसमें ये या ध्यान रखिएगा कि बाल केंद्रित शिक्षण सही होता है और शिक्षण केंद्रित शिक्षण पूरी तरह क्या है? गलत है। इसी क्रम में यदि आगे बढ़े तो एक आता है शिक्षण के रूप।
ये भी 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आप पढ़े होंगे। औपचारिक, अनौपचारिक और तीसरा होता है निरौपचारिक। मैं इसे डिटेल में नहीं ले जाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस उतने डिटेल में जाने नहीं है, इसलिए मैं इसको उतना डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ। डिटेल में क्या चीजें मैं आपको समझा देता हूँ, डिटेल कहने का मतलब क्या होता है। देखिए, औपचारिक शिक्षण वो शिक्षण होता है जिसमें, कहाँ पढ़ाते हैं, विद्यालय में। जो शिक्षा विद्यालय में प्राप्त की जाती होती है औपचारिक शिक्षण। जो शिक्षण विद्यालय के बाहर प्राप्त की जाती है, विद्यालय के बाहर प्राप्त की जाती है, वो कहलाती है अनौपचारिक शिक्षण। और जो शिक्षण ऑनलाइन आप प्राप्त करते हैं, जिसमें औपचारिक अनौपचारिक दोनों मिक्स होता है, ऑनलाइन प्राप्त करते हैं, जो शिक्षण आप ऑनलाइन प्राप्त करते हैं, जिसे आप बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा, मतलब दूर से शिक्षा प्राप्त करते हैं, वो कौन से कहते हैं, निरौपचारिक। तो देखिएगा, औपचारिक शिक्षण वो होता है जो विद्यालय में आप प्राप्त करते हैं। विद्यालय में प्राप्त करने का अर्थ ये है, सेंस ये है, समझिए, कि विद्यालय में समय भी निश्चित होता है, विद्यालय में पाठ्यक्रम भी क्या होता है, निश्चित होता है, विद्यालय में हर पाठ्यक्रम के लिए भी समय क्या होता है, फिक्स होता है। विद्यालय में आपका जो एग्जाम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। मतलब समय निश्चित है, पाठ्यक्रम निश्चित है, एग्जाम निश्चित है, जो जगह है कहाँ पे बैठ के आपको पढ़ना है, वो सभी चीज पहले से क्या होते हैं, इसमें निश्चित होते हैं। सबसे बड़ी चीज, विद्यालय में समय, पाठ्यक्रम, सिलेबस, एग्जाम, कहाँ बैठ के आपको पढ़ना है, जगह तक सभी चीजें विद्यालय में पहले से क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो वो कौन सी शिक्षण कहलाती है, औपचारिक। अनौपचारिक मतलब विद्यालय के बाहर आप बगीचे में घूम रहे हैं, खूब फूल पत्ती तोड़ रहे थे, तब से पीछे से एक हाथ पड़ा, दादाजी आए पीछे से एक हाथ लगाए टक से, अब बोले फूल पत्ती तोड़ना मना है, फूल पत्ती ऐसे तोड़ के फेंकते नहीं है। तो ये भी आप जो शिक्षा प्राप्त की विद्यालय के बाहर प्राप्त की, मतलब जो आप समाज में, घर परिवार में जब जब आपकी पिटाई हुई है और जब जब आपको सही बातें सिखाई गई हैं, वो सारी शिक्षा कौन सी थी, अनौपचारिक शिक्षा थी, अनऑफिशियल टाइप की, जिसमें घर के बड़े बुजुर्ग, दादा भाई पापा मम्मी जो भी आया टक से पीटा और 2-4 शिक्षा की बात बताई आपको कि ये चीज नहीं करो, ये गलत है। तो वो सारी जो शिक्षा थी वो आपकी कौन सी थी, अनौपचारिक शिक्षा थी। तो देखिए, अनौपचारिक शिक्षा में चाहे समय हो, चाहे पाठ्यक्रम हो, चाहे जगह हो, सब अनिश्चित होता है, कुछ भी निश्चित नहीं होता है। तब क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित क्यों, आप बगीचे में घूम रहे हैं, आपको मालूम था कि आज आके हमको ज्ञान की बात ये बताएंगे कि नहीं फूल पत्ती तोड़ना मना है, आपको नहीं पता था। मतलब समय आपको पता ही नहीं कब आपको कोई टक से ठोकेगा और बता देगा। पाठ्यक्रम आपको पता ही नहीं क्या ज्ञान की बातें पढ़ाई जाएंगी, कुछ नहीं पता आपको कि अब शब्दों का प्रयोग मत करो, बड़ों को ऐसे बोलो कि फूल पत्ती नहीं तोड़ना है, रोड लाइट नहीं तोड़ना है, शीशा नहीं तोड़ना है। क्या पाठ्यक्रम होगा, कौन सी ज्ञान की बात आपको सिखाई जाएगी, कब सिखाई जाएगी और कहाँ सिखाई जाएगी, जगह कहाँ सिखाई जाएगी, कुछ भी निश्चित इसमें नहीं होता है। सब कुछ यहाँ पे क्या होता है, अनिश्चित। क्या सिखाई जाएगी, कब सिखाई जाएगी, कहाँ सिखाई जाएगी, सब कुछ क्या होता है इसमें अनिश्चित। और औपचारिक में सब कुछ क्या होता है, निश्चित। तो निरौपचारिक जो होता है, निरौपचारिक दोनों का मेल होता है, दोनों एक में मिले होते हैं। निरौपचारिक में मतलब औपचारिक अनौपचारिक कुछ गुण कहाँ के होते हैं, औपचारिक के कुछ गुण होते हैं अनौपचारिक के। जैसे ऑनलाइन क्लास में आपका पाठ्यक्रम निश्चित है, ऑनलाइन क्लास आप जो ले रहे हैं, जैसे आप अभी जो पढ़ रहे हैं आप ऑनलाइन, तो इसमें आपका पाठ्यक्रम क्या है, जाहिर बात है निश्चित है। लेकिन समय आपका जब मन करेगा तब पढ़ेंगे, समय अनिश्चित है। जगह आपका जहां मन करेंगे वहां बैठ के पढ़ेंगे, जगह भी क्या है, अनिश्चित है। तो इसलिए इसको बोलते हैं निरौपचारिक, जिसको कि इसमें कुछ चीजें निश्चित होती, कुछ चीजें अनिश्चित होती, मतलब दोनों का मेल होता है। तो इसलिए उनको बोलते हैं निरौपचारिक या ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा जो होता है, इसको निरौपचारिक शिक्षण बोलते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग।
तो इस तरीके से शिक्षा मनोविज्ञान में आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा आपने? शिक्षण के चर, आपने पढ़ा चरण, आपने पढ़ा अवस्था, आपने पढ़ा शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के तत्व, शिक्षण की प्रक्रिया, द्विध्रुवी त्रिध्रुवी, ये सारी चीजें आपने आज पढ़ा। चर, चरण, अवस्थाएं, प्रकार, तत्व और प्रक्रिया, ये सारी चीजें आपने पढ़ा। अब जो कुछ क्वेश्चन बचे हैं, मतलब उससे आते तो नहीं है, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या होती हैं, और खासकर शिक्षा मनोविज्ञान के कथन। तो अगले सेशन हम उसे कंप्लीट करेंगे। कथन हो गया, विशेषताएं हो गई, महत्व हो गए, और साथ में आपके दो टॉपिक और बचते हैं इसमें के। एक आता है ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी मतलब ब्लूम का वर्गीकरण आता है, ब्लूम टेक्सोनॉमी या ब्लूम डोमेन कहते हैं, जिसमें शैक्षिक उद्देश्यों का उन्होंने वर्गीकरण किया था। और एक जो इससे भी क्वेश्चन हर साल आते हैं ब्लूम टेक्सोनॉमी से, और एक होता है शिक्षण के स्तर, जिसमें आता है स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर। तो ये दो ऐसे चीज है जिसको कि मैं एक अलग से क्लास, मतलब जैसे कल मैं शिक्षा मनोविज्ञान में की विशेषता हो गया, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व हो गया, और शिक्षा मनोविज्ञान के कथन, इसको कल के क्लास में पूरा करूंगा। और एक अलग से स्पेशल क्लास लूंगा जिसमें एक ब्लूम की टेक्सोनॉमी और स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर के बारे में पढ़ेंगे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये दोनों ऐसे टॉपिक जिससे क्वेश्चन आते ही आते भर के आते हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिल्कुल क्लियर कट पता रहे, इसलिए इसको स्पेशली एक क्लास में हम पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसा लगा, जो भी राय हो, मशवरा हो, जो भी बातें हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां मन मर्जी करे वहां पे। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।